आईएएस विद अरिहंत में हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। अब उस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस अलग अलग पीसीएस में पूछे गए विभिन्न विभिन्न राज्यों के जो पीसीएस हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक पुस्तक निकाली गई है जिसका नाम रखा गया है प्रीलिम्स पॉसिबल, और इसमें राज्य और जो राज्य के पीसीएस हैं और आईएएस हैं उनके लगभग 250 से ज्यादा पेपरों को इसमें क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज पहले अरेंज किया है, फिर चैप्टर में भी इनको टॉपिक वाइज अरेंज किया है और उनके सॉल्यूशन दिए हैं। इसके अलावा इस पुस्तक की क्या खासियत है कि इसमें क्या किया गया है पुस्तक में कि जो जहां पे टॉपिक है उस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं, तो आपको मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी, आप सीधे सीधे पढ़ के काम निकाल लेंगे। अब टाइम क्योंकि काफी कम है तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, इस वजह से आपको इस पुस्तक को लेना है। प्लस जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके कई बार क्या करना पड़ जाता है, फिगर बनाना पड़ता है, कई बार बहुत सारा अलग डाटा होता है, कई बार समझाने का एक अलग तरीका होता है, तो वो आप इसी पुस्तक में जो टॉपिक चल रहा है वहीं पे आप ऐड कर दीजिए। अच्छी पेपर क्वालिटी है। एक पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट करके पूछा था कि पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं आती है अरिहंत की। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें ऐड करते चले जाइएगा, तो इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। तो आप इस बार अगर मान लीजिए प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये पुस्तक आप जरूर से जरूर खरीद लीजिए। ये हम पूरी सीरीज चलाएंगे और जब आईएएस का पेपर होगा उससे पहले ही हम ये पूरी सीरीज आपकी फिनिश करा देंगे। ठीक है, संपूर्ण इसको कवरेज हो जाएगा। अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन, और परावर्तन में उपयोग आने वाली जो चीजें हैं उसको कहा जाता है एक तरीके से दर्पण, हम उसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे दर्पण के बारे में और परावर्तन क्या है उसके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज, या परावर्तन क्या चीज है। देखिए, पॉलिशदार सतह पर आपतित प्रकाश का पुनः माध्यम में लौटना, अर्थात प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में अगर वापस लौट के चला जाए। जैसे मान लीजिए प्रकाश आया, ये एक माध्यम हो गया, सपोज दैट हवा है, और ये मान लीजिए कि ये हो गया क्या, ये कोई चमकदार सतह है। अब प्रकाश आया और वापस लौट के चला गया। ये जो किरण आई है, ये क्यों, इस आई हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस लौट के चली गई है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। इतना याद रहेगा कि अगर माध्यम में, उसी माध्यम में लौट करके चला जाता है तो ये घटना परावर्तन कहलाती है। अब अगर हम बात करें कि इसके जो नियम है परावर्तन के वो क्या है, तो जैसे अभी हम इस चित्र में देखेंगे। अब देखिए, ये जो सतह है हमारी, जिसको हम चमकदार सतह बोल रहे हैं, कोई कांच हो सकता है, दर्पण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से इसमें एक क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री पर एक लाइन खींच लेते हैं। 90 डिग्री पर खींची हुई लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कह देंगे, नॉर्मल या अभिलंब कह देंगे। अब फिर बात बचती है कि भाई नियम क्या है इसके। तो देखो, पहला नियम तो ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। मतलब कि इनको एक पेज पर खींचा जा सके, जैसे हमने यहाँ खींच दिया है वैसे ही ये फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो एक तल में हो और तीसरा क्या हो जाए, किसी और दूसरे तल में हो जाए। 3D हिसाब किताब यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। दूसरा नियम क्या है भाई, आपतित किरण है वो नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल। अब ये कह रहा है दूसरे नियम में कि भाई एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। अब इन कंडीशनों को देखने के बाद इसके दो प्रकार बनते हैं, एक है नियमित और दूसरा है अनियमित। परावर्तन किरणें
परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हों और परावर्तित किरणें कैसी हों, भिन्न भिन्न दिशाओं में विसरण। मतलब ये हुआ कि अगर सतह से परावर्तन ऐसे हुआ, मान लीजिए 3 किरण आई और तीनों की तीनों वो जैसी आई थी वैसी की वैसी लौट करके चली गई हैं, मान लीजिए इस तरीके से कुछ हुआ, तो इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे। और अनियमित परावर्तन क्या होगा, किरणें आई और किसी भी और डायरेक्शन में वो लौट लौट करके चली गई, किसी डायरेक्शन से आई किसी डायरेक्शन में लौट के चली गई। तो इस तरह की जो किरण होती हैं या इस तरह का जो परावर्तन होता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित में क्या होगा, किरणें अगर समांतर आ रही हैं तो वो समांतर ही लौट के जाएंगी, जितनी डिस्टेंस पर आ रहे होंगे उसी डिस्टेंस पे जाएंगी। अनियमित परावर्तन में कुछ नहीं होता है, जैसे कांच से या किसी धातु की चिकनी और सीधी सतह से परावर्तन होगा तो वो नियमित प्रकार का होगा। अगर मान लीजिए चिकनी सतह है लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, मतलब वो ऐसे खुरदरी टाइप की मान लीजिए, और वैसी कंडीशन में अगर उससे परावर्तन होगा तो वो अनियमित होगा, कहीं किसी डायरेक्शन में प्रकाश पहुंच जाएगा, किसी डायरेक्शन में प्रकाश पहुंच जाएगा, किसी डायरेक्शन में प्रकाश पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ चीजें बताई गई हैं। अभी जैसे हमने अभी देखा था परावर्तन कोण क्या है, तो हमने देख लिया परावर्तन कोण क्या होगा। आपतन कोण क्या है, हमने देख लिया आपतन कोण क्या होगा, तो अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में कोण। और परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण। अभिलंब क्या है, अभिलंब के बारे में भी हमने देखा कि भैया एक सतह जो भी है, हमने चमकदार और चिकनी जो सतह ली है उस पर 90 डिग्री के एंगल पर एक ऐसी लाइन, हम कोई लाइन है नहीं असल में, हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है दर्पण के बारे में। तो कोई भी ऐसी सतह जो चिकनी हो और जिसका क्या हो, पारदर्शी माध्यम प्रोवाइड कराती है और एक पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक हो। जैसे आपने देखा होगा कांच होता है और नीचे उसमें पॉलिश लगी होती है, अब इधर से प्रकाश आता है और लौट के चला जाता है, प्रकाश आता है लौट के चला जाता है। इस तरह की चीज को क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। कोई भी सतह है अगर मान लीजिए वो प्रकाश को परावर्तित कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। चिकनी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए, प्लस कौन सा परावर्तन करनी चाहिए, नियमित परावर्तन वो करने वाली होनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस को जो फॉलो करती है, चिकनी, चमकदार और नियमित परावर्तन वाली, उस चीज को क्या कहते हैं, दर्पण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्पण के बारे में हमने देखा, अब दर्पण के प्रकारों के बारे में देखेंगे। दर्पण के जो कुल प्रकार होते हैं, वो दर्पण एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण। एक ऐसा दर्पण, घर में हम जो शीशा रखते हैं या दर्पण रखते हैं इस तरह का, अब इस पर जो भी प्रकाश आएगा वो जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर वापस लौट के चला जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसकी तरफ x आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें जो इमेज बनेगी वो भी x बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर हम जो भी कर रहे हैं या मतलब हमारा जो प्रकाश है, हमारी जो इमेज बन रही है, अगर वो कांच के बाहर बन रही है, दर्पण के बाहर बन रही है तो वो कहलाएगी रियल इमेज। दर्पण के अगर अंदर बन रही है तो वो कहलाएगी आभासी या वर्चुअल इमेज। आप ऐसे मान के चलिए, टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो इसको ऐसे कहेंगे कि भाई अगर आप किसी इमेज को पर्दे पर ले सकते हो, पर्दे पर बना सकते हो तो रियल इमेज, और अगर पर्दे पर नहीं ले सकते हो तो वर्चुअल इमेज। या प्रकाश जहां भी रियल में क्रॉस करे वहां पे रियल इमेज, और प्रकाश अगर जैसे मान लीजिए प्रकाश लौट के चला गया, प्रकाश इधर भी लौट के चला गया, तो दोनों को हमने पीछे की तरफ बढ़ा लिया तो यहाँ पे हमने कहा कि इमेज बन गई। तो जहां प्रकाश रियल में मैच ना करे, रियल में एक दूसरे से क्रॉस ना करे, लेकिन फिर भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा हो,
इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज की आपको डेफिनेशन आ गई समझ में। सीधी मतलब वस्तु सीधी रखी हुई है तो इमेज भी वैसी सीधी ही बन जाएगी। अब ये कह रहा है कोण पर प्रतिबिंब की संख्या n के लिए। देखिए, अगर समतल दर्पण किसी एंगल पर रखा हुआ है, मान लीजिए एक समतल दर्पण ऐसे करके रख दिया, एक समतल दर्पण मान लीजिए ऐसे करके रख दिया, अब इनके बीच में थीटा एंगल है, तो ये कह रहे हैं कि इमेजों की संख्या 360 कोण थीटा होगी। लेकिन कब? अगर 360 में इस एंगल का डिवाइड करेंगे, अगर आंसर विषम आता है, जैसे आंसर मान लीजिए डिवाइड करने के बाद 5 आया, तो फिर क्या करेंगे, वो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सम आया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में 1 घटा देंगे। मतलब मोटा मोटी आपको ये याद रखना है कि जो आंसर होगा वो कैसा होगा, वो विषम संख्या ही होगी। भाई सम नंबर आएगा, सम में से आपको क्या करना है, 1 घटा देना है, फिर से विषम हो जाएगा। आंसर आया मान लीजिए 6, 6 में से 1 घटा देना है, इसका मतलब फिर से विषम संख्या होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, जो जो काम आप करते चले जाओगे वही सब दोगुना हो जाएगा समतल दर्पण की इमेज के साथ। जैसे थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच विचलन, विचलन क्या होगा, थीटा पर झुका हुआ है तो 2 थीटा का डिफरेंस दिखाएगा वहां पे। 360 टोटल एंगल होता है। कह रहा है h ऊंचाई वाले व्यक्ति के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। मतलब अगर हमको 1 मीटर की चीज देखनी है तो कम से कम आधे मीटर का दर्पण हमको चाहिए ही चाहिए, समतल दर्पण। परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन का कोण, तो भाई टोटल अगर पूछ रहा है दो दर्पणों के बीच में तो 360, सिंगल अगर उसके लिए पूछ रहा है तो सिंगल के लिए क्या है, दर्पण बस एक ऐसी सतह है ना, तो इसका एंगल कितना होगा, 180। उस कंडीशन में 180 माइनस थीटा। हम अगर एक्स वेलोसिटी के साथ अगर प्रतिबिंब की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी एक्स वेलोसिटी के साथ हमारी तरफ आएगा। और ये हमें क्या लगेगा, ये थर्ड पर्सन है। मान लीजिए जैसे मैं बढ़ रहा हूं किसी दर्पण की तरफ, तो मेरा प्रतिबिंब भी एक्स के, अगर मैंने 4 कदम रखे तो वो भी 4 कदम ही रखेगा। मैं अगर वी वेग से उसकी तरफ गया तो वो भी वी वेग से मेरी तरफ आएगा। मैंने थीटा एंगल चेंज कर लिया तो वो भी थीटा एंगल ही चेंज करेगा। लेकिन ये सब जो दिख रहा होगा वो किसको दिखेगा, जो तीसरा आदमी हमको देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं देख रहा होऊंगा तो हम जानते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या किया जाता है कि हम जहां पे होते हैं उसको कभी कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम अपनी चीज को कंसीडर नहीं करेंगे तो वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वैसी स्थिति में हम अपने जो खुद का हमारा चेंज है वो भी इमेज के साथ ही जोड़ देंगे। तो हमने थीटा का अगर चेंज हमने अपने एंगल में कर लिया है, इमेज में हमको एंगल कितना दिखेगा, 2 थीटा का। अगर हम x मीटर उसकी तरफ गए हैं तो इमेज x मीटर ही आई है, लेकिन हमारे हिसाब से इमेज कितनी आएगी, 2x मीटर हमारी तरफ चल के आएगी। अगर हम v वेग से किसी इमेज की तरफ बढ़ के जा रहे हैं, इमेज हमारी तरफ कितनी वेग से आएगी, वो आएगी 2v के साथ। थर्ड पर्सन देखेगा तो बराबर बराबर रहेगा, हम देखेंगे तो दुगना हो जाएगा हर एक चीज। ठीक है, ये मोटा मोटी आप इसको याद रखिए। गोलीय दर्पण की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल कॉन्वेक्स, एक होता है अवतल। कॉन्वेक्स क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ, और अवतल क्या है, अंदर से उभरा हुआ। तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देखिए, एक मिनट, चित्र अगर आप बना लेंगे साथ साथ में तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। देखिए, अगर दर्पण इस तरह से है, गोलीय दर्पण इस तरीके से है, तो इस दर्पण को हम कहेंगे अवतल दर्पण। और अगर दर्पण इस तरह से है तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इसमें दर्पण में क्या है कि दर्पण, भाई हम इसको गोलीय दर्पण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी गोले को काट करके ये बनाया गया होगा। तो इसका मतलब इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा। उस केंद्र को, क्योंकि ये गोला है तो इसको हम क्या कहते हैं, वक्र कह सकते हैं। गोले का कोई जो एक हिस्सा हम काट लेते हैं तो वक्र कहते हैं। तो वक्र की ये त्रिज्या के रूप में काम करता है, इसलिए इसको
वक्रता त्रिज्या या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी वक्रता केंद्र कह सकते हैं इसको, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। इसके जस्ट बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, फोकस मतलब वो जगह है जहां पर या तो सारी किरणें आपस में आकर के मिलें या फिर मिलती हुई महसूस हो। तो वैसी कंडीशन में आप देखिए, जैसे उत्तल वाले केस में क्या है, किरण आपस में नहीं मिल रही है लेकिन हमको फिर मजबूरी में मिलानी पड़ेंगी, पीछे की तरफ मिलानी पड़ेंगी, उसको क्या कहते हैं हम, फोकस कहते हैं। जो ये जो हिस्सा है दर्पण वाला, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा बिल्कुल बीचों बीच, उसको हम पोल कहते हैं। और ये जो चीज है ये क्या है, इसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। जैसे इसको और पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे अनंत तक, तो इसको मुख्य अक्ष कह देंगे। ठीक है, अब देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। अभी हमने देखा ये पोल हो गया। वक्रता केंद्र होगा खोखले गोले का केंद्र, ये यहाँ पे जैसे अगर इसको पूरा गोला होता तो जो इसका सेंटर पॉइंट होता वो। वक्रता त्रिज्या अभी हमने बात करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से लेकर के पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की मिलान रेखा। ये जो लाइन है ये जब पार होकर ऐसे जाएगी पीछे की तरफ तो इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। द्वारक क्या है, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा उसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। फोकस या मुख्य फोकस क्या है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों का मिलान का मुख्य अक्ष पर बिंदु। तो भाई यहां हमने इसमें मिला के देखिए, इसमें प्रकाश आएगा तो बीच में इधर ही साइड में मिल जाएगा, इधर रियल फोकस होगा उधर वर्चुअल फोकस होगा। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस से पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये इसके बीच में रिलेशन होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन बनी हुई है कि भाई अनंत पर कोई वस्तु रखी होगी तो हम जानते हैं ये अवतल के लिए ही बहुत सारी कंडीशन बनती है। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण ये है, ये प्रकाश किरणों को ये क्या कह रहा है, अनंत से आ रही है। अनंत से आने का मतलब वो हमसे कह रहा है कि समांतर आने वाला प्रकाश, अनंत से जो प्रकाश आता है वो समांतर प्रकाश माना जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक पॉइंट पर आके मिल जाता है, क्रॉस कर जाती हैं सारी की सारी लाइनें। ठीक है, या सारी की सारी जो हमारी किरणें हैं वो एक जगह पे आके मिल जाती हैं। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है, एक्चुअली ये किरणों को एक जगह पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, सॉरी कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जेंट को कहा जाता है अभिसारी, अभिसारी दर्पण जो प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर दे। तो दूसरा जो उत्तल है उसको क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए तो हमने देखा कि जो अनंत से प्रकाश आता है या समांतर प्रकाश आता है तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। एक पॉइंट फॉर्म में इमेज बन रही है, सच में प्रकाश यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो रियल इमेज बनेगी। अनंत पर होगा तो मुख्य फोकस पर या फोकस तल में इमेज बनेगी। इमेज होगी कैसी, वास्तविक होगी, वजह कि रियल में प्रकाश है यहाँ पे, असल में क्रॉस कर रहा है। उल्टी बनेगी, उल्टी इसलिए बन रही है कि ऊपर वाली लाइन देखिए नीचे जा रही है, नीचे वाली लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। पैरों की तरफ से जो लाइन है वो ऊपर चली गई, प्रकाश ऊपर चला गया। सर की तरफ का जो प्रकाश है वो नीचे चला गया। और ये क्या बनेगा, पॉइंट फॉर्म में बनेगा, बहुत 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 छोटा बनेगा। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ। अब देखेंगे हम वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। अब देखिए पूरा सिस्टम क्या था, आपको मोटा मोटी याद रखने के लिए अनंत होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा और पोल होगा। हम वस्तु को जैसे जैसे आगे की तरफ लाएंगे, आप इतना याद रखिएगा कि जो हमारी इमेज बन रही है वो उतना ही पीछे हटती चली जाएगी। 5 कंडीशन में ऐसा ही होना है। ठीक है, तो अभी इमेज यहां बनी थी फोकस पर, अब अगर हम वस्तु को आगे की तरफ ले जाएंगे तो इमेज क्या करेगी, पीछे की तरफ लौट आएगी।
तो अगर ये बात कंडीशन देखी जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखा जाए, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बिल्कुल वही कंडीशन रहेगी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और पहले वाले से थोड़ा बड़ा बनेगा। जो जो आगे लेते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन वस्तु से अभी भी छोटा ही होगा। जब हम वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो इमेज भी, अब जब यहां वस्तु को रख देंगे तो इमेज भी यही बन जाएगी, बिल्कुल बराबर। तो वक्रता केंद्र पर ही हमारी इमेज बनेगी। अभी भी प्रकाश सच में आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। अब बराबर बन गई, अभी हम और आगे सरकाएंगे तो अब की बार इमेज, अगर वस्तु को हम यहां रख देंगे, इमेज फॉर्मेशन यहां होगा। अब यहां बराबर हो गए तो यहां से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखेंगे तो कहां पे इमेज कहां बनेगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। और कैसी होगी, सच में प्रकाश क्रॉस कर रहा है इसलिए वास्तविक होगी, उल्टी इमेज बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी। फोकस पर या फोकस तल में रखने पर, अब और इमेज को आगे ले जाएंगे तो भैया अनंत से जब आ रहा था तो फोकस पे बन गया था, इसलिए अब की बार कहां बनेगी, अनंत पे बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और थोड़ी सी और बड़ी बनेगी। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम इमेज को और आगे ले जाए, अनंत से आगे तो प्रकाश जा नहीं सकता ना, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, अब इमेज इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ना बन के पीछे की तरफ राइट हैंड साइड पे बन जाएगी। जो इमेज कैसी होगी, और जब भी दर्पण के पीछे या दर्पण के अंदर इमेज बनेगी तो हमेशा कैसी होगी, आभासी बनेगी। बड़ी तो बन ही रही है, देखिए यहां से बड़ा होना स्टार्ट हो गया इसलिए बड़ी होगी, आवर्धित का मतलब बड़ी, सीधी हो जाएगी। अभी तक उल्टी बन रही थी हर जगह, अब पीछे की तरफ बनेगी तो सीधी हो जाएगी और कैसी बनेगी, आभासी बनेगी। एक मिनट को समझा देता हूं आपको बना करके ताकि याद रहे। यही जो छठवीं कंडीशन है यही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बाकी कंडीशन से क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें ये काम नहीं आती बाकी सारी कंडीशन, उनमें यही एक कंडीशन काम आती है, छठवीं वाली। अगर हमने मान लीजिए ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, वस्तु को यहां रख दिया, अब एक से समांतर प्रकाश निकाल लेते हैं, जो कहां से जाएगा, समांतर प्रकाश हमेशा कहां से जाता है, फोकस से जाता है। और भैया एक हमने निकाल दिया मान लीजिए पोल से, तो पोल पे जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर चला गया। ये दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए ये कभी इधर साइड में नहीं मिलेंगी। रियल प्रकाश कभी भी मैच नहीं करेगा, मजबूरी में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरीके से यहां पे मैच करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके। अब इमेज कैसी बन रही है हमारी, इमेज दर्पण के पीछे बन रही है, दर्पण के अंदर बन रही है, इसलिए ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। हमको बस महसूस हो रहा है कि इमेज बन रही है। और भैया जो वस्तु से कई गुना बड़ी इमेज बनती है, तो ये इसमें एक अलग पॉइंट है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण की हम बात करें तो उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी क्यों ना हो, कहीं भी, उत्तल दर्पण की एक ही कंडीशन है, दो ना याद करिए ज्यादा बेटर है। एक ही कंडीशन है, वस्तु चाहे कहीं भी क्यों ना रखी हो। भाई ये तो प्रकाश को क्या करता है, ये प्रकाश को बिखराता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं, डाइवर्जेंट मिरर इसको कहते हैं। ठीक, अब ये और ये किरण तो कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, तो वर्चुअली इनको यहां मिला देते हैं भाई, दर्पण के पीछे क्रॉस करवा के देख लेते हैं, इमेज बन गई यह। ये इमेज जो वस्तु है उससे काफी छोटी बनेगी, दर्पण के पीछे बन रही है, मतलब दर्पण के अंदर बन रही है, इसलिए कैसी है, क्योंकि प्रकाश तो रियल में जा नहीं रहा ना, प्रकाश तो सारा का सारा लौट के आ गया, फिर भी इमेज अंदर बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल टाइप की बनेगी और बहुत छोटी बनेगी। तो आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। कोई भी कंडीशन कहीं भी क्यों ना रखी हो, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। अब दर्पणों के उपयोग देखते हैं।
तो भाई समतल दर्पण का उपयोग बता रहे हैं चेहरा देखने के लिए, हम घरों में होता है, बिल्कुल देखते हैं। परिदर्शी के रूप में, पनडुब्बी जहाज में, और बहुरूपदर्शी में। पहले मेले वगैरह में आया करते थे जिसमें कई सारी इमेजें दिखती थी और बहुत सारे कलर दिखा करते थे, कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसमें लगा करके उसको बनाया जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, कोई एक इमेज लगा दी पीछे तो बहुत सारी इमेजें बन जाती थी, या कोई एक रंग लगा दिया तो बहुत सारे हमको रंगों का एक फॉर्मेट बन जाता था। ये उस तरह की चीज है। अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो टॉर्च में इसका प्रयोग होता है, सर्च लाइट में होता है, मोटर कार में होता है, और जो वाहनों की जो आगे की लाइटें होती हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग नाई भी करते हैं। अवतल दर्पणों का प्रयोग जिम में भी किया जाता है। जितने भी जो नाक के, कानों के, या फिर दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दांतों वाला काफी बार पूछा गया है, तो वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। मतलब किसी चीज को, छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो जो भी वाहन होते हैं उनमें रियर मिरर और साइड मिरर के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश की गति है, हमको मोटा मोटी ये याद रखना है। एक तो प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमको किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता, ऊर्जा को हम देख नहीं सकते। ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश का जो वेग होता है वो सभी चीजों में सबसे ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा कहां होता है, जैसे निर्वात की बात करें तो इसका वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये निर्वात के लिए बात हो रही है। ठीक है। अभी जब हम पढ़ लेंगे परावर्तन के बाद अपवर्तन नाम से एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उस चीज को और ढंग से इलेबोरेट करेंगे। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जो प्रकाश का वेग है निर्वात में वो अधिकतम है। प्रकाश का वेग अगर हम बात करें वायु में तो उससे थोड़ा सा कम है। प्रकाश का वेग अगर हम बात करें पानी में तो उससे थोड़ा सा कम है। प्रकाश का वेग अगर हम बात करें कांच में उससे थोड़ा सा कम है। प्रकाश का वेग अगर हम बात करें हीरे में उसमें और कम है। इस तरीके से और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ जो भी ऑप्शन है ये वाला हो गया। ठीक, आगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश भाई रेटिना पे प्रकाश पड़ता है, उसकी वजह से हमको दिखाई देता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने जब तरंग पढ़ी थी तो उस टाइम भी हमने कहा था कि ये कैसा है, बिना माध्यम के आगे बढ़ने वाला तरंग का एक प्रकार है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वैद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा, निर्वात में। उससे कम हाइड्रोजन में। अभी हमने इस सीरीज को पढ़ा था ना, हवा में, हाइड्रोजन में, फिर उसके बाद पानी में, उसके बाद हीरे में। इस चीज को अभी हमने एक्सप्लेन किया। आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे कम हीरे में होता है और सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। चलिए, कौन सा कथन सत्य है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। हाँ, पूरी दुनिया में कोई भी चीज प्रकाश के वेग से ज्यादा तेज नहीं चल सकती, या प्रकाश से तेज कोई भी चीज नहीं चल सकती। अगर किसी भी चीज ने प्रकाश से ज्यादा तेज अगर चलने लगी तो उसके लिए न फ्यूचर का कोई मतलब होगा, न पास्ट का कोई मतलब होगा। वो फ्यूचर में भी जा सकता है, पास्ट में भी जा सकता है, वो टाइम का उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि वो जो चीज है या कोई अगर इंसान है अमर हो जाएगा, उसके लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं होगा। अब फिलहाल फिजिक्स अमर होने के कॉन्सेप्ट को मना करती है। आप ये मान के चलिए, आइंस्टीन साहब ने ये एक बंदिश कह सकते हैं या एक नियम दिया कि दुनिया की कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। हालांकि टैक्यून नाम के एक पार्टिकल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकाश से तेज चलते हैं,
लेकिन ऐसे किसी पार्टिकल की अभी तक खोज हो नहीं पाई है। अभी हम यही कहेंगे कि प्रकाश से तेज कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है चलना। ठीक है, तो ये कह रहा ध्वनि का वेग, तो ध्वनि का वेग कहाँ सबसे ज्यादा होता है भाई? प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁸। ध्वनि का अगर हम बात करें हवा में, तो ध्वनि का वेग कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। आकाशीय पिंडों का वेग थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मान लीजिए ध्वनि के वेग से 10 मैक हो सकता है, 20 मैक हो सकता है। मैक मतलब ध्वनि के वेग से 10 गुना ज्यादा तेज। रॉकेट की जो गति होती है वो मान लीजिए 20 मैक हो जाएगी। आकाशीय पिंड कोई धीमे भी चल सकता है, कोई तेज भी चल सकता है, तो एक एवरेज ले लिया, ये कोई ऐसा बहुत फिक्स चीज नहीं है। रॉकेट का भी कोई धीमे हो सकता है, कोई तेज हो सकता है, ये भी कोई फिक्स नहीं है, मान के चलते हैं ऐसे। ये कितना है? ये 1 मैक है। अब भैया प्रकाश तो इससे बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज क्या है? प्रकाश होती है। तो पूछ रहा सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होता है प्रकाश का। ठीक है, आइंस्टीन का बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज प्रकाश से तेज कभी चल ही नहीं सकती। अगर प्रकाश से तेज अगर चीज चलने लग जाएगी, तो आप ये मानिए कि पूरी की पूरी फिजिक्स के जो लॉ हैं वो हमको चेंज करने पड़ेंगे, फिजिक्स दोबारा से लिखनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने वाला समय है लगभग, देखिए लगभग 8.3 प्लस टाइम लगता है। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या है? वो 8.5 मिनट के इसमें दे रखे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए असल में हो क्या रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सूर्य की जो दूरी है वो क्या है? वो 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश का वेग क्या है? या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिख लीजिए। अब इनमें आपस में डिवाइड कर दीजिए तो इतना ही टाइम आएगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या कर दीजिए, सीधे सीधे याद रख लीजिए कि भाई लगभग लगभग 8.5 का टाइम लगता है। याद कर लीजिए इस चीज को। चंद्रमा से लगभग 1.25 मिनट के लगभग सॉरी सेकंड्स का अंतर आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है, मतलब लगभग 499 सेकंड का टाइम। औसतन की बात इसलिए हो रही है, आपको याद होगा हमने केपलर के नियम पढ़े थे, कभी सूरज नजदीक होता है पृथ्वी के और कभी सूरज क्या होता है? दूर होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है अलग अलग बुक्स में, इसलिए आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है। एवरेज की बात करी जाए तो लगभग 499 सेकंड का लगता है। चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है, ये चीज अंडरलाइन कर लीजिए, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का बनता है, कहां होनी चाहिए? भैया हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, ये कह रहे हैं ये बात पैरेलल आएगी, वो यहां से जाएगी, और जो हमने यहां से निकाल दी उसको हम यहां से होके काट देंगे। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, एग्जैक्ट मीजर करके इसको हमने नहीं खींचा है, तो थोड़ी गड़बड़ी होगी चित्र में। अब देखिए ये कह रहा है कि वस्तु के आकार का हो, वस्तु के बराबर पे हो, उल्टा हो, तो भैया ये तो कंडीशन किसकी है? ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की कंडीशन है। कहां पे? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को रखा जाता है तो उसकी इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो बराबर लंबाई का होता है, उल्टा होता है, और सच में प्रकाश किरणें काट रही है, इसलिए क्या होता है? सच में वो इमेज बनती भी है, मतलब रियल इमेज बनती है। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसको चित्र से समझ लिया, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलता प्रतीत हमको होता है, जगह जगह हम पढ़ते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसकी वजह क्या है? कह रहा है यह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है,
प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। नहीं, देखिए प्रकाश का जो वेग है वो बहुत बहुत ज्यादा है, और प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, वो क्या होती है, काफी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है तो प्रकाश इस रूप में आगे बढ़ रहा है। ज्यादा छोटी तरंग दैर्ध्य है, इसलिए जब बहुत ही माइन्यूट लेवल पर इस तरह के वाइब्रेशंस हो रहे होंगे तो वो वाइब्रेशन तो हमको नहीं दिख पाएंगे, इसलिए हमको क्या दिखेगा, इनकी जगह पे एक सीधी लाइन हमको दिख जाएगी। इसका मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इस वजह से प्रकाश हमको सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को अगर हम सीधे देख लें तो आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनों घटकों में से किस एक के कारण होता है। देखिए, इंफ्रारेड प्रकाश आता ही है भाई, जो गर्मी आ रही है सूर्य से वो तो हमेशा आती रहती है ना, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना उससे। नॉर्मल जो प्रकाश है, इंद्रधनुषीय प्रकाश मतलब क्या, दृश्य प्रकाश होता है तो वो तो हम नॉर्मल भी देखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें टेम्परेचर की, तो ये सूर्य के प्रकाश की वजह से टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर सूरज से नहीं आता है। ठीक, अब बचा तीन, क्योंकि हमने इलिमिनेट कर दिए, तो चौथा बचा अल्ट्रावायलेट प्रकाश। देखो, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में एक जगह है जिसको ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत क्या करती है, इस अल्ट्रावायलेट प्रकाश को रोक देती है, जिसकी वजह से सूरज का अल्ट्रावायलेट जो हमारा पराबैंगनी प्रकाश है वो सतह तक नहीं आ पाता है। ये बहुत ज्यादा हैवी किरणें होती हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर देती हैं, हमारी कोशिकाओं तक को डैमेज कर सकती है, छोटे छोटे जीवों को मार भी सकती है। अब नॉर्मल कंडीशन में तो ओजोन परत इसको रोक लेती है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है सूरज के, वैसी कंडीशन में कुछ अल्ट्रावायलेट रे उस ओजोन लेयर को पार करके जमीन तक आ जाती है। अगर उस टाइम पे हम सूरज की तरफ देख लें, या जैसे होता है ना कि सूरज देख रहे हैं कि चलो भाई कैसा चंद्र सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, वैसी कंडीशन में ये हमारी आंखों में चली जाएंगी और हमारी रेटिना को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, जिससे परमानेंट अंधापन होने की एक संभावना बन सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, भी इसका एक्सप्लेनेशन हमने देख ही लिया। कह रहा निम्नलिखित में से अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है रेत का रेगिस्तान, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, धान के खेत की भूमि, प्रेयरी भूमि। भाई हम ये, आपको याद होगा हमने एक नियम पढ़ा था कि जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, जो बुरे अवशोषक होते हैं बुरे अवशोषक भी होते हैं। एक बात बताइए, वहां पे हमने पढ़ा था बर्फ के बारे में, या बर्फ मत पढ़िए, तो हमने कहा था सफेद रंग। भैया सफेद रंग के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं, हीट वाली यूनिट की हम बात कर रहे हैं। सफेद रंग क्या करता है, अपने ऊपर पड़े हुए अधिकतर प्रकाश को वापस लौटा देता है। झील में जो मछलियां हैं वो जमती नहीं है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहता है, उसमें भी बर्फ का ही पड़ा था हमने, और हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि सफेद रंग होने की वजह से बर्फ क्या करती है, कोई इंटरेक्शन नहीं रखती है हीट के, या आप कह सकते हैं सूरज की रोशनी के साथ। अभी इसमें देखा जाए तो जो बर्फ है वो क्या है, एकदम व्हाइट कलर की होती है, ताजा बर्फ मतलब एकदम व्हाइट कलर, एकदम व्हाइट कलर है, तो इसका मतलब ये क्या करेगी, सबसे ज्यादा प्रकाश को वापस कर देगी। रेत का रेगिस्तान लगभग सफेद रंग का ही होता है, लेकिन बर्फ की अपेक्षा कम सफेद होता है। रेगिस्तान कई प्रकार का हो सकता है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं चुन रहे हैं। बर्फ वाला तो एग्जैक्टली तो नंबर 1 पे होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा। अगर हम बात करें समशीतोष्ण की या धान की खेती की भूमि, प्रेरी भूमि और धान की खेती, इनका लगभग लगभग बराबर सा ही होता है। ठीक है, ठीक,
ये परसेंटेज अगर आप याद ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बहुत जरूरी डाटा नहीं है, तो आप सीधे सीधे याद रखिए सफेद रंग सबसे ज्यादा परावर्तित। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कह रहा कण के समान तरंग के समान। देखिए कण के समान माना न्यूटन साहब ने पहले, फिर हाइगेंस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो तरंग के समान होता है। फिर झगड़ा चला साइंटिस्टों के बीच में, और बाद में फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने भी इसको कण के समान मान लिया कि फोटोन से मिलकर बना होता है। एक और साइंटिस्ट आए डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया द्वैती प्रकृति का सिद्धांत, मतलब प्रकाश कण भी होता है और तरंग भी होता है, सेम टाइम पर वो दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ब्रोगली आप याद रखिएगा, लिख लीजिए उसको साइड में। डी ब्रोगली उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने डुअल नेचर का प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, तरंग की बात करें तो तरंग जो नॉर्मल है जैसे परावर्तन अपवर्तन वगैरह है, विवर्तन है ये, या व्यतिकरण है, ये सारे गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर एक्सप्लेन हो सकते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, कॉम्पटन प्रभाव हो गया, रमन प्रभाव हो गया, स्टार्क प्रभाव हो गया, ये सारे के सारे पार्टिकल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है, खोज बत्ती मतलब क्या, सर्च लाइट। अब देखिए हिंदी का बस एक यही समस्या आती है कि पेपर बनता है किसमें, इंग्लिश में, और उसको गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं, खोज बत्ती समझ में नहीं आएगा। सर्च लाइट के लिए कौन सा होता है, नतोदर की बात करें तो नतोदर का मतलब है, इसलिए आप इंग्लिश में भी याद रखिएगा कॉन्वेक्स कॉनकेव, नतोदर का मतलब होता है अवतल, उन्नतोदर का मतलब है उत्तल। ठीक है, अरे भाई हमको ऐसा प्रकाश चाहिए ना जो समांतर रूप से जाए, समांतर प्रकाश को कौन कर सकता है, अभी तो हमने पढ़ा था समांतर आने वाले प्रकाश को फोकस पर जो मिला देता हो, या फोकस से जाने वाले प्रकाश को समांतर कर देता हो, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे उसमें। ठीक है, ताकि समांतर प्रकाश रहेगा तो अनंत तक उसकी लिमिट हो जाएगी, तो बहुत दूर तक प्रकाश जा सकेगा। दाढ़ी बनाने के लिए अभी हमने देखा था अवतल दर्पण में इमेज क्या बनती है, बड़ी बन जाती है, इसलिए नाइयों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जब वस्तु फोकस के और पोल के बीच में होती है तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा और स्पष्ट बनता है, और फोकस दूरी होने की अवस्था में, सॉरी अधिक होने की अवस्था में दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। तो बाल छोटे छोटे होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, इमेज आपकी अगर बड़ी दिख रही है क्लियर देख पाएंगे ना, पीछे की तरफ कुछ इमेज तो आप पीछे से कैसी कटिंग हुई कैसी नहीं हुई वो देख सकते हैं। चलिए, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, दंत विशेषज्ञ समझ गए, डेंटल वाला जो डॉक्टर होता है वो भी कैसा यूज करेगा, हमेशा उत्तल का ही प्रयोग करेगा, क्यों, उसको बड़ी इमेज देखनी है, उत्तल का प्रयोग नहीं करेगा, उत्तल का करेगा तो इमेज बहुत छोटी हो जाएगी, दांत वैसे ही छोटे होते हैं, तो और छोटी इमेज हो जाएगी, तो और छोटे हो जाएंगे तो क्या देख पाएगा उसमें, बड़ा करने के लिए क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल क्या होता है, नतोदर्शी सा, अभी इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग सौर बत्तियों, दाढ़ी, ये अंडरलाइन कर लीजिए, बनाने, टेबल लैंपों, मोटर कारों, रेल इंजनों, स्टीमरों इत्यादि में किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, भाई समतल दर्पण हो गया तो कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होगी, सब जैसा प्रकाश आएगा वैसा अनंत तक चला जाएगा। अनंत का मतलब समांतर प्रकाश किरणें चलेगी तो उसको अनंत कह देंगे, तो क्या होती है, अनंत होती है। जो अभी हमने देखा था कि कैसे कैसे बनता है, कि भाई एक कोई कांच का टुकड़ा लिया,
उसके पीछे हमने क्या कर दिया, पेंट कर दिया कोई अपारदर्शी, बन गया एक समतल दर्पण। बस वही है, समतल दर्पण किसी प्रतिबिंब, सॉरी समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाफ व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। हाफ होनी चाहिए, बस डाटा आपको याद रखना है और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। 1.5 मीटर जो लंबा आदमी है उसको पूरा का पूरा अपना देखना है तो कितनी होनी चाहिए? हाफ। भैया 1.5 का हाफ कर दीजिए, 0.75। 2 मीटर का होगा तो 1 मीटर का चाहिए, 3 मीटर का है तो 1.5 मीटर का चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर दर्पणों के बीच में रखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, हमने यहाँ रख दी, एक दर्पण इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। अब वैसी कंडीशन में पूछ रहा है कि भैया कितने इमेज बनेंगे? इमेज बनने का फॉर्मूला है 360 थीटा -1। अब समांतर चीजों के बीच में जो कोण होता है वो 0 होता है, सॉरी 0 -1। अब 0 का भाग किसी भी चीज में देंगे तो वो हो जाता है अनंत, अनंत -1 बराबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको बस एक दो बार इसको क्या करना पड़ेगा, जो बुक है उसको एक दो बार, और जैसे अभी हम पढ़ते जा रहे हैं डिटेल में, एक बार उसका क्विक रिवीजन और कर डालिएगा, बस हो गया था। ठीक, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है। बालक और उसकी छाया के बीच, मतलब छाया यहाँ पे मतलब इमेज या प्रतिबिंब, कितनी दूरी होगी? तो 1 मीटर पर बालक खड़ा हुआ है तो इमेज भी 1 मीटर दूर बन रही होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बच्चा 1 मीटर पर और इमेज भी इधर 1 मीटर पर, तो 2 मीटर टोटल हो जाएगी। ठीक, जितनी दूर वस्तु होती है उतनी दूर हमेशा इमेज भी बनती है। इसमें कोई कैलकुलेशन की बहुत जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है, कहीं भी रखा हो हमेशा। ये हो गई हमारी वस्तु और ये हो गई हमारी इमेज, प्रतिबिंब हो गया। हमेशा सीधा होगा, हमेशा आभासी होगा, हमेशा छोटा होगा, तीन कंडीशन होगी। तो जहां भी सीधा छोटे का ऑप्शन मिल जाए वही ऑप्शन हो जाएगा, आभासी वाला दे ही नहीं रखा गया। आवर्धित मतलब बड़ा। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑलरेडी इस चीज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से बन रहा है, तो अगर आप इमेज के द्वारा समझते हैं तो आसानी रहती है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता कहां पर है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है इमेज हमेशा। ठीक, चलिए, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, अभी जैसे इसको हमने देखा था, ये कह रहा है एक वस्तु रख दी, फिर पूछ रहा है इमेजों की संख्या क्या होगी, तो इमेजों की संख्या क्या होगी? 360 अपॉन थीटा -1। अब 0 का डिवाइड करेंगे तो अनंत -1, अनंत। अभी इस चीज को किया था, बस वहां पे प्रकाश स्रोत दे रखा था, यहाँ वस्तु बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? थीटा घुमाएंगे तो घूर्णन कितना हो जाएगा? 2D दुगना होता जाता है ना। हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, थर्ड पर्सन के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हर चीज क्या होती चली जाती है, परिवर्तन, दोगुने हो जाते हैं। आपने थीटा घुमाया तो थीटा इमेज, आप अगर x मीटर चले तो 2x इमेज, आप v वेग से चले तो 2v वेग से इमेज। ठीक है, घूर्णन कितना होगा? 2 थीटा होगा। घूर्णन कोण घूर्णन के कोण से दोगुना हो जाता है, हर चीज दोगुनी हो जाती है, आप ये याद रखिए। ठीक है,
हाँ, बस उसकी लंबाई क्या है वो आधी होनी चाहिए बस, और इसके अलावा बाकी सब। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? अरे भाई, क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ रहे हैं, ये हो गया आपका पोल, ध्रुव हो गया, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। अभी इस चीज को डिस्कस किया था जब हमने इमेज बनाई थी, फिर से अभी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। मुख्य अक्ष इसको कहा जाता है। फोकस क्या है वो ऑलरेडी हम उसको लगातार एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखे वस्तु की प्रकृति क्या होती है? अभी भी इमेज बनाई थी, फिर बनाते हैं, कहीं भी क्यों ना रखा हो। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है, आभासी होती है, प्लस वस्तु से काफी छोटी होती है। जहां भी आभासी छोटी मिल जाए वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, ऐसे मान लीजिए, अवतल दर्पण मतलब इस तरह वस्तु का फोकस नहीं, ऐसे मानिए अवतल दर्पण के फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी छाया कहां बनेगी? जो भी फोकस पर चीजें होती हैं उनकी इमेज कहां बनती है? फोकस से जाने वाला प्रकाश कहां जाता है? अनंत को जाता है। कहां बनेगी? अनंत पर बनेगी। अभी कंडीशन पढ़ी थी हमने 6 कंडीशन अवतल दर्पण की, उन्हीं में से एक कंडीशन का क्वेश्चन। ठीक, होता क्या है, अंदर की तरफ धसा रहता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, कन्वर्जेंट दर्पण इसको कहते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। उत्तल में तो हमेशा कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा, हमेशा तो छोटा लगना चाहिए। अब अगर बड़ा बन रहा है तो बड़ा एक ही कंडीशन में बनता है, 6 कंडीशनों में से अवतल की लास्ट कंडीशन में बड़ी इमेज बनती है। इसका मतलब वो क्या होगा? समतल में बराबर का बनता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। इसकी एक कंडीशन में क्या होता है? इमेज बड़ी बनती है। और उसी एक कंडीशन में जो दांतों के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं, नाक के डॉक्टर हैं, या नाई हैं, या जिम वाले हैं, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो रियर मिरर के रूप में हमेशा हमको ऐसा एक मिरर चाहिए जो हमेशा एक तो इमेज को सीधी बनाता हो, प्लस इमेज इतनी छोटी हो कि उस छोटे से इस कांच में ही, उस छोटे से मिरर में ही सारी की सारी, कितना भी बड़ा कोई ट्रक क्यों ना आ रहा हो पीछे से, उसी एक छोटे से जो मिरर है उसमें उसकी इमेज आ जाए। इसका मतलब ऐसा एक ही दर्पण कर सकता है जो हमेशा सीधी इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है। और वो कौन सा है? वो दर्पण आप जानते हैं, वो दर्पण है ये वाला। और इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये क्या होता है? डाइवर्जेंट टाइप का होता है, मतलब बखेरता है ये प्रकाश को। चलिए, ऑलरेडी इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए, आज का सेशन तो करेंगे हम यहीं पे समाप्त, लेकिन अगर आप इसी साल देने वाले हैं तो ये जो पुस्तक है प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, सामान्य विज्ञान की, आप इसको जरूर खरीद लीजिए। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास, इनसे संबंधित जो बुक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी चैनल पर कराए जा रहे हैं। तो आप इन पुस्तकों को भी खरीद लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है उसमें धार आएगी। देखिए, एमसीक्यू को करना अपने आप में क्या होता है, बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। जिनके लिए पीटी बहुत आसान है उनके लिए सच में बहुत आसान होता है, जिनके लिए टफ है उनके लिए इतना टफ होता है कि पीटी ही नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है
कि एक अलग टेक्निक होती है एमसीक्यू को करने की। वो टेक्निक तब आती है जब आप लगातार क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। यहां सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं होता है, यहां पे खेल होता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का। अगर आप ये पुस्तकें खरीद लेते हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, प्लस आपके पास वो पुस्तक रहेगी तो उसमें आप कुछ एड ऑन कर लेंगे डाटा, आपको दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या हो जाएगा कि कम टाइम में आपकी थोड़ी सी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। अब एक एक नंबर की जहां मारा मारी हो तो थोड़ी ज्यादा तैयारी, जाहिर सी बात है, थोड़ा बेनिफिट तो देती है। इसलिए पुस्तक खरीद लीजिएगा। इसी के साथ आप आज की जो चर्चा है हमारी उसको यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।